हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। मधुरिका स्नान करने के बाद छत पर खुले बालों के साथ तन्हाई में कुर्सी पर बैठी हुई किसी की यादों में खोई हुई थी। उसी समय उसकी छोटी बहन सुधा वहां आई और चुपके से अपनी बड़ी दीदी मधुरिका की आंखें बंद कर दी। ये देख मधुरिका के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अपनी छोटी बहन सुधा से कहा, क्या कर रही हो सुधा? मेरे साथ इस तरह की ठिठोली मत किया कर, समझी? कमाल है दीदी, आपने कैसे जान लिया ये मैं ही हूँ? तेरे अलावा और कौन हो सकता है जो मुझे तंग करे? कहने के साथ मधुरिका होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अचानक ही उसकी मुस्कुराहट एक पल में गायब हो गई। उसका चेहरा गमगीन हो गया। देखते ही देखते मधुरिका की आंखें नम हो गई। वो खामोश हो गई, चाहते हुए भी एक शब्द भी ना बोल पाई। दिल में एक दर्द उठने लगा था। किसी के साथ बिताए हुए पल मन को कचोटने लगे। मधुरिका उठकर छत के रेलिंग के पास आकर खड़ी हो गई और अपना सर झुकाकर मानो रोना चाहती हो। अतीत के पलों को याद करके उसमें डूब जाना चाहती हो। सुधा ने जब देखा तो उसकी भी आंखें भर आई। अपनी दीदी का ये दुख देखकर उसका भी दिल दुख जाता है। ये एक दर्द भरी कहानी है जिसमें प्यार के सपनों का महल टूटकर बिखर गया था। उसकी दीदी की जिंदगी में एक तूफान गुजरा था। हंसता खेलता चेहरा गम में डूब गया था। वो पल कितना दर्दनाक था उसे आज भी याद है, जब उनकी मधुरिका दीदी एक शॉक में चली गई थी। उसके बाद कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाला। लेकिन प्रेम करने वाले अपने अतीत के दर्द को छिपा नहीं पाते और ना ही ये छिप पाता है। अगर वो भूलना भी चाहे तो किसी न किसी मोड़ पर एक यादों के साथ वो सामने आ ही जाता है। सुधा चलकर उसके पास आई और अपनी दीदी को स्पर्श करके बोली, क्या हुआ दीदी, आज फिर राजीव की याद आ गई? मधुरिका जब पलटी तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मधुरिका सुधा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी छोटी बहन सुधा की भी आंखें आंसुओं से भर आई। मधुरिका उस पल को जितना भी भूलने का प्रयास करती है, वो हादसा उसकी आंखों के सामने ऐसे हालात पर आ ही जाता है। लेकिन जो शख्स दिल के काफी करीब होकर एक बार चला जाए, वो दूसरे के दिल में एक अक्स छोड़ जाता है। उसकी यादें हर वक्त दिल और दिमाग में सताती रहती है। वक्त के साथ वो याद धूमिल तो हो जाती है, लेकिन जब यही किसी मोड़ पर उभरता है तो एक गहरा दर्द दे जाता है। मधुरिका सुधा से अलग होकर तुरंत ही छत से नीचे की ओर निकल गई। इतने दिनों के बाद उसका प्यार उसके जेहन में दोबारा उतर आया था। उसका ये प्यार आज एक खामोशी के साथ गुजरे हुए एक दर्द भरे अतीत के रूप में उसके साथ जुड़ चुकी है। मधुरिका गांव की रहने वाली एक होनहार लड़की है। उसकी फैमिली में उसकी माँ, एक छोटा भाई जो अभी मात्र 6 वर्ष का है और उसकी एक छोटी बहन सुधा जिसका विवाह हो चुका है। सुधा इस वक्त अपने मायके में है। मधुरिका के पिताजी इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। घर की जिम्मेदारी मधुरिका के कंधों पर है। वो एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका है। सुधा मधुरिका से छोटी होने के बाद भी विवाहित है और 1.5 साल का उसका एक बेटा भी है। लेकिन मधुरिका ने अभी तक शादी नहीं की है, क्योंकि उसके दिल में जो एक बार आकर बस गया था वो उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई और दूसरा लड़का आज तक उसके दिल में नहीं उतरा। इसलिए 28 वर्ष की होने के बाद उसकी मांग विवाह के सिंदूर से वंचित है और मंगलसूत्र से गला खाली है। बढ़ती उम्र के साथ मधुरिका के चेहरे की सुंदरता कम नहीं हुई और अभी भी बेहद सुंदर और खूबसूरत है। बहुत पहले मधुरिका की जिंदगी में एक लड़का आया था जिसका नाम राजीव था। राजीव एक अच्छा लड़का था, सीधा साधा, पढ़ा लिखा और समझदार। वो एक शहर में रहता था। राजीव और मधुरिका की मुलाकात तब हुई थी जब मधुरिका किसी जरूरी काम से शहर में आई हुई थी। इसी शहर में इन दोनों का टकराव हुआ। राजीव की अच्छाई को देख मधुरिका उसकी तरफ आकर्षित हुई और उसके बाद इन दोनों की दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों एक दूसरे के ही बन गए। मधुरिका तेज तर्रार और कड़क मिजाज लड़की थी। जब भी राजीव से कोई गलती होती वो राजीव की क्लास लगाना शुरू कर देती। राजीव भी सादगी के साथ मधुरिका के सामने अपने कान पकड़कर प्यार से उससे सॉरी बोलता। ये देखकर मधुरिका के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती और राजीव के गले लग जाती। मधुरिका और राजू शहर में कुछ वक्त बिताने के बाद
मधुरिका के फैमिली वालों से मिले और मधुरिका के लिए उसका हाथ मांगा। मधुरिका के फैमिली वालों में अपनी बेटी की इस पसंद पर नाज किया, तभी तो सभी ने राजीव को दिल से हामी भरी। मगर हमेशा देखा गया है, जहां खुशियों की बहार आती है वहां दुख भी अपना किरदार निभाने आ जाता है। जब राजीव गांव से शहर की तरफ लौट रहा था, उसी समय राजीव के साथ एक भयानक सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें राजीव की मौत हो गई। इस खबर से मधुरिका की जिंदगी में एक भूचाल आ गया। एक पल के लिए मधुरिका ने राजीव की मौत पर यकीन नहीं किया, लेकिन हॉस्पिटल के मोर्ग में जब उसने राजीव की लाश को खून से लथपथ देखा तो उसे एक दर्द भरा झटका लगा। उसका दिल चित्कार उठा, आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। राजीव की दर्दनाक मौत से मधुरिका चीख पड़ी और रोने लगी। इसी गम में मधुरिका गहरे शौक में चली गई थी। राजीव के साथ मधुरिका ने मिलन के जो सपने संजोए थे वो टूटकर बिखर गए। मधुरिका का प्यार उससे बहुत दूर चला गया और वो पीछे छोड़ गई कुछ यादें और एक गहरा दर्द। आज भी मधुरिका को जब राजीव की याद आती, उसका दिल तड़प उठता, मन बेचैन हो जाता और आंखों से आंसू आ जाते। शायद आज तक मधुरिका को राजीव जैसा लड़का उसे नहीं दिखा, या शायद जो प्यार उसे राजीव से मिला था वैसा प्यार दूसरे से ना मिले। एक दिन सुबह के 9 या 10 बज रहे थे। मधुरिका के घर एक व्यक्ति आए हुए थे। वो मधुरिका के रिश्ते में लगने वाले प्रमोद चाचा थे। वो मधुरिका के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आए थे। प्रमोद काका ने कहा, भाभी जी, लड़का बहुत ही नेक, शरीफ, पढ़ा लिखा, होनहार और गुणवान है। शहर में एक अच्छी नौकरी करता है, अच्छी तनख्वाह है और अच्छे परिवार से भी है। उसकी फैमिली के लोग काफी नेक और इज्जतदार इंसान है। लोगों में उनका काफी मान सम्मान और समृद्धि है। जिस स्कूल में मधुरिका बिटिया पढ़ाती है, वो लड़का उस स्कूल में किसी काम से आया था। जब उसने मधुरिका को देखा तो मन ही मन उसे पसंद कर लिया था। उसे ऐसी ही पढ़ी लिखी लड़की की ही तलाश थी। प्रमोद चाचा की बात सुनकर तभी सुधा की माँ बोली, भाई साहब, हम भी चाहते हैं मधु की बेटी की अब शादी कर ले। उसकी उम्र ढलती जा रही है। अगर इस तरह वो कुंवारी बैठी रहेगी तो अच्छे रिश्ते फिर कहाँ आएंगे। ठीक है भाभी जी, आप मधु बेटी को लड़की की तस्वीर दिखा दीजिए। बहुत ही जल्द लड़का और उसके परिवार वाले मधु को देखने के लिए आएंगे। प्रमोद काका ने एक फोटो मधुरिका की मां की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इधर घर पर मधुरिका के लिए रिश्ता आया हुआ था, उधर वो मंदिर में भगवान की आराधना के लिए गई हुई थी। सुधा अपनी दीदी के रिश्ते की बात सुनकर खुश थी। वो अपनी मां से उस तस्वीर को छीनकर कमरे में भाग गई। इधर मधुरिका मंदिर में भगवान की मूर्त के समक्ष आंख बंद करके खड़ी थी। उसने ब्लू कलर की साड़ी पहन रखी थी, जो कभी राजीव की पसंद हुआ करती थी। इस साड़ी में मधुरिका और भी खूबसूरत लग रही थी। पूजा के बाद जब मधुरिका मंदिर से लौट रही थी, उसी समय रंजन नाम की एक व्यक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया। रंजन को सामने देखकर मधुरिका ने उससे कहा, रंजन, तुम मेरे पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ। आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो तुम्हें पसंद नहीं? उसने मधुरिका के पास आकर कहा, रंजन, तुम्हारे अंदर कोई खराबी और बुरी आदत नहीं है, लेकिन कुछ बातें होती हैं और वो जीवन में हालात के साथ इंसान को कोई फैसला लेने नहीं देती, चाहे स्थिति कैसी भी हो। मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रही हूँ, आज के बाद कभी भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। इतना कहने के बाद मधुरिका वहां से चली गई। रंजन नाम का वो लड़का रंज भरी आंखों से देखता ही रहा। जब घर पर मधुरिका काम में बिजी थी, उसी समय सुधा वहां आई और मधुरिका से बोली, दीदी, आपके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज है। सुधा को खुशी से चहकते देख मधुरिका ने कहा, क्या बात है सुधा, बहुत खुश नजर आ रही हो। सुधा के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने कहा, दीदी, अगर मैं कहूँ तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौटने वाली है तो कैसा रहेगा? मतलब? मधुरिका ने आश्चर्य के साथ उससे कहा। इस पर सुधा ने कुछ नहीं कहा, बस एक फोटो उसके हाथों में पकड़ा दी। मधुरिका ने उस फोटो को देखे बगैर सुधा से कहा, ये क्या है सुधा? सिंपल सी बात है दीदी, तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया है और ये लड़के की फोटो है। सच में दीदी, लड़का बहुत ही क्यूट और अच्छा लग रहा है। देखकर बताओ दीदी, कैसे लग रहे हैं मेरे होने वाले जीजा जी? सुधा ने अपनी दीदी मधुरिका के गालों पर हाथ रखकर कहा। इतना सुनते ही मधुरिका को एक झटका लगा। फोटो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने कहा,
नहीं सुधा, ये नहीं हो सकता। मैं किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं कर सकती। ये क्या बोल रही हो दीदी? आखिर कब तक राजीव की याद में घूमती रहोगी? दुख और दर्द के साथ क्या अपनी जिंदगी इसी तरह गुजार दोगी? सुधा ने मधुरिका को समझाने की कोशिश की। हाँ, मैं इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन यह मुमकिन नहीं कि कोई दूसरा मेरी जिंदगी में आए। ना जाने क्यों मधुरिका जज्बाती हो गई। ये क्या कह रही हो दीदी? जिंदगी में एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है, वरना ये जिंदगी बेगानी लगती है, एक घुटन सी होती है। मैं मानती हूँ राजीव तुम्हारा सच्चा प्यार था, और उसके जाने के बाद अब उसकी याद को दिल में रखोगी तो और भी तकलीफ होगी। देखो दीदी, भविष्य के लिए तुम्हें सब कुछ भूलकर आगे कदम बढ़ाना ही होगा। सुधा ने अपनी दीदी मधुरिका को समझाने का पूरा प्रयास किया। मधुरिका क्या जवाब देती? आखिर उसके दिल में क्या है? राजीव की मोहब्बत ने उस पर क्या असर किया जो किसी और की होना ही नहीं चाहती, विवाह के बंधन में बंधना नहीं चाहती। देखते ही देखते मधुरिका की आंखें आंसुओं से भर आई। तब सुधा ने कहा, दीदी मैं तुम्हें और दुख में नहीं देख सकती, तुम्हें शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आएंगी। तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी मिल जाएगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा और राजीव के प्यार की कमी को कभी एहसास नहीं होने देगा। सुधा ने बहुत ही प्यार से कहा, बस करो सुधा, मुझे और विवश मत करो। मैं माँ से कह दूंगी वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। मैं शादी के पवित्र बंधन में नहीं बन सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते हुए मधुरिका तेजी से कमरे में चली गई। उसकी बहन सुधा रंज भरी आंखों से देखती ही रह गई। अपनी बड़ी बहन के प्रति उसके दिमाग में कई सवाल थे, और ये सवाल मधुरिका के होठों से निकले चंद लफ्जों और उसकी जिद ने खड़े कर दिए थे। रात का टाइम था। मधुरिका कमरे में तन्हा अकेली थी और आंसू बहा रही थी। एक दर्द के साथ जी रही थी। वो एक उलझन के कशमकश में पड़ी हुई थी। जहां एक पवित्र रिश्ते की डोर उसे अपनी तरफ खींच रही थी, वही वो उससे दूर भाग रही थी। राजीव उसका पहला प्यार था और आज वो उससे बहुत दूर चला गया है, लेकिन वो मधुरिका के दिल में अभी भी बसा हुआ है। इसलिए मधुरिका कोई फैसला नहीं कर पा रही है। संडे के दिन सुबह के टाइम 10 बजे के करीब मधुरिका गांव के पास एक साफ बहती हुई झील के किनारे पास में एक पुलिया पर बैठी हुई थी। आसमान से सूरज की किरणें धरती पर बिखर रही थी। सुनहरे पल की लालिमा चारों ओर छाई हुई थी। आसपास के खेतों में किसान रोजमर्रा के कामों में लगे थे। ग्रामीण महिलाएं अपने कामों में लगी थी और उनका आना जाना भी लगा था। आसपास के वातावरण में कोयल और मोर की मधुर सुरीली आवाज आ रही थी। पेड़ों के आसपास पंछी चहचहा रहे थे। एक सुहावना पल था, मगर मधुरिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां और होठों पर खामोशी के साथ आंखों में दर्द लिए हुए झील के बहते हुए पानी को देख रही थी। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो उसे काफी देर से देख रहा था, और साथ ही गुलाब का एक फूल उसके हाथों में था। मधुरिका की नजर जब उस इंसान पर पड़ी तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और उससे नजर हटा ली। कुछ देर बाद जब मधुरिका की नजर उस पर पड़ी तो वो उसे लगातार देख रहा था। अब मधुरिका वहां एक पल भी नहीं रुकी और वहां से जाने लगी। वो उसके पीछे आया और मधुरिका से बोला, 1 मिनट मधुरिका जी, जरा रुकना। मधुरिका पलटी और उससे कहा, देखिए मिस्टर, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती और आप मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। मधुरिका जी, आप तो खफा हो गई। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई गलत इरादा है। बस आपके बारे में जानता हूँ। आपको यहाँ अकेले देखा रुक गया। उसने ही बहुत प्यार से कहा, कौन हो तुम? मधुरिका ने उससे पूछा। मधुरिका जी, मेरा नाम मयंक सिंह है। इसी गांव के कुछ ही दूरी पर बने हुए एक कस्बे में रहता हूँ। मेरा इस गांव में आना जाना लगा रहता है। आज जब मैं इधर से गुजर रहा था तब आपको देखकर रुक गया। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हैं और एक अच्छी इंसान हैं। सभी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसने बातों ही बातों में तारीफ के पुल बांध दिए, लेकिन मधुरिका ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और घर चली आई। ये देख उस शख्स के होठों पर एक प्यारी मुस्कान आ गई थी। दूसरे दिन जब मधुरिका स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाहर निकली तो उसे वही इंसान अपनी बाइक पर बैठा हुआ नजर आया। वो मधुरिका को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मधुरिका ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखा। इससे पहले मधुरिका कुछ बोलती वो बोल पड़ा,
आप एक अच्छी शिक्षिका हैं, बच्चों को सही ढंग से पढ़ाती हैं। पहली बार मैंने ऐसी लेडीज टीचर को देखा है जो बच्चों को गैर समझ कर नहीं, अपना समझ कर उनका भविष्य संवार रही है। मधुरिका जी, आप सच में एक नेक अच्छी इंसान हैं। मधुरिका सख्त मिजाज में उससे बोल पड़ी, मयंक जी, मैंने पहले ही कहा था मेरे आसपास आने की कोशिश मत करना। उसने कहा, मैं आपके पीछे आने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी तकदीर बार बार मुझे आपके पास लेकर आ रही है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मधुरिका ने उससे कहा, जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करती। दोस्ती होने के बाद अनजान शब्द कहाँ रह जाएगा? प्लीज आप मेरा पीछा छोड़ दो, मैं लास्ट टाइम आपसे कह रही हूँ। ओके मधुरिका जी, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। एक इंसान दूसरे इंसान की अच्छाई, खूबी और उसका सकारात्मक रूप देखकर उसकी तरफ आकर्षित होता है, वरना दुनिया की भीड़ में करोड़ों लोग हैं और हर इंसान दूसरे इंसान से टकराता ही रहता है, लेकिन महत्व सिर्फ उसे ही देता है जिसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अगर मेरा ऑफर पसंद आए तो मुझे याद फरमाना। कहते हुए वो मुस्कुराया, बाइक स्टार्ट की और मधुरिका के सामने से निकल गया। मधुरिका हैरत से उसे देखते ही रह गई और जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया उसकी नजरें हटी नहीं। पहली बार मधुरिका को किसी इंसान के अंदर राजीव की खूबियां नजर आई थी। आज मयंक ने जो कहा था यही अल्फाज कभी राजीव के होठों से निकलते थे। बिल्कुल उसी तरह की आंखें, वो अंदाज और वही नेक अच्छी बातें और दिल में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट। मधुरिका का दिल तड़प उठा, उसे एक बेचैनी सी होने लगी। उसने मन ही कहा, ये मुमकिन नहीं हो सकता मेरे राजीव जैसा कोई दूसरा हो। अब तो मयंक हर वक्त मधुरिका से दोस्ती करने की कोशिश में लगा रहता, हर बहाने वो उसके आसपास ही रहता, मधुरिका की हेल्प करने की कोशिश करता, किसी बहाने वो उसके घर आ जाता, कभी उसके स्कूल में और अन्य टीचर से मधुरिका की तारीफें करता रहता। इधर जब मधुरिका का मन उदास होता वो उसी झील के किनारे आ जाती, घंटों वहीं बैठी रहती और बहते हुए झील के पानी और उसमें खिले हुए कमल के फूल को देखती रहती। मयंक भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से निहारता रहता। मधुरिका के लिए उसके दिल में एक मोहब्बत थी जिसने मधुरिका की सुंदरता, सादगी और एक अच्छाई ने मयंक पर जादू कर दिया था। लेकिन इन सब से मधुरिका काफी तंग आ गई। आखिर एक दिन उसने मयंक को अकेले में मिलने के लिए उसे अपने पास बुलाया। जब मयंक उससे मिला तो मधुरिका उस समय बहुत ही गुस्से में थी। मयंक के आते ही उसने उसे झड़प दिया। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरी जिंदगी गहरी प्रॉब्लम में डाल दी है, मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। मधुरिका जस्ट यू रिलैक्स, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। आज मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रियली। मयंक का इतना कहना था कि मधुरिका ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मयंक हैरत से उसे देखता ही रह गया। कुछ देर मधुरिका को देखता रहा, उसके बाद बोला, थैंक गॉड मधुरिका, तुमने अपना जवाब दे दिया, वरना दीवाने प्यार में सब भूल जाते हैं। उन्हें तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसके इश्क के भूत को झटका नहीं लगता। और यही हाल मेरा हो गया था। मैं तुमसे दिल लगा बैठा था, तुम्हारे समझाने पर भी नहीं माना, लेकिन तुमने आज बता दिया शायद मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं। मधुरिका, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरी वजह से जो तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ और आज तुमसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ। सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल से मिलता है और जब मिलने के बाद वही दूर हो जाए तो हद से ज्यादा तकलीफ होती है। मैं एक ही दुआ करूंगा, तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए, जैसा तुम चाहती हो वैसा जीवन साथी तुम्हें मिल जाए, किसी भी मोड़ पर तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ और दर्द ना आए। इतना कहने के बाद मयंक वहां से चला गया। मधुरिका को मयंक के इन शब्दों ने एक बार फिर राजीव की याद दिला दी। हर मोड़ पर, हर मुलाकात पर मयंक के होठों से निकले लफ्ज हर बार राजीव से मैच कर रही थी। तब तक मयंक जा चुका था। मधुरिका की आंखें रंजोदर से भीगी जा रही थी। आज उसे पता चला मयंक उसे कितना प्यार करता है और वो उसे गलत समझती आई। आज उसने मयंक के साथ जो किया उसका उसे पश्चाताप होने लगा। उसने ऐसा क्यों किया? मयंक का दिल क्यों दुखाया? आखिर मयंक उसकी कितनी केयर करता है? लोगों की इतनी रिस्पेक्ट और केयर करने वाला आज के जमाने में कहाँ मिलेगा?
जो प्यार उसने राजीव की आंखों में देखा था, क्या उसे मयंक की आंखों में नजर नहीं आया? मधुरिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी आंखें बंद हो गई। एक एहसास उस पर हावी हुआ, एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी, दिल तड़प उठा। जब उसने आंखें खोली, वहां सिर्फ एक खामोशी नजर आ रही थी। दूर दूर तक मयंक कहीं भी नहीं था। आज मधुरिका को एहसास हो गया था, अगर मयंक उससे दूर चला गया तो वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। मयंक उसकी जिंदगी में खोई हुई खुशियों को दोबारा ला सकता है, उसे वो खुशी दे सकता है जिसके लिए वो पल पल तड़पती रही। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने तो मयंक की जरा भी केयर नहीं की, उसके एहसासों को नहीं समझा, उसके दिल में उठने वाली फीलिंग को नहीं जाना। मधुरिका के प्रति जो प्यार उसके दिल में पनपा है वो उसे नहीं जान पाई। अब अगर मयंक भी मधुरिका की जिंदगी में नहीं रहा तो वो हमेशा के लिए एक तन्हाई में कैद हो जाएगी। उसके बाद मधुरिका पागलों की तरह मयंक को खोजने लगी, मगर एक निराशा ही उसके हाथ लगी। मधुरिका तक हार कर हताश होकर उसी जगह पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी अचानक उसके कानों में जैसे राजीव की एक आवाज सुनाई पड़ी, अगर जिंदगी में प्रेम राह पर तकलीफें उलझने हद से ज्यादा बढ़ जाए और कोई रास्ता ना दिखाई दे तो ऊपर वाले को याद करके अपने दिल से सवाल कर लेना, वो सही रास्ता दिखा देगा, क्योंकि वो हमेशा राइट होता है। और जो दिल कहे उसे शांत मन के साथ खुले दिमाग से निर्णय लेना और आगे की तरफ कदम बढ़ा देना, उसके बाद हर रास्ते आसान हो जाएंगे। मधुरिका ने भरी हुई आंखों से सामने देखा, मयंक उसके सामने खड़ा था। उसके दिल में भी एक दर्द था, वो मधुरिका को टूटते हुए नहीं देख सकता था। उसने मधुरिका से कहा, मैं जानता था तुम मेरे प्यार को समझ जाओगी, तुम्हें इसका एहसास एक दिन हो जाएगा। अगर फिर भी तुम्हें कोई संदेह हो तो तुम मुझे अभी भी आजमा सकती हो। इतना सुनते ही मधुरिका दौड़कर मयंक से लिपट गई, आंखों से अश्क बहे जा रहे थे। इस तरह मधुरिका का प्रेम दोबारा शुरू हुआ। उसकी वीरान जिंदगी में प्यार ने दोबारा दस्तक दी। मयंक और मधुरिका का प्रेम पनपने लगा। मयंक हर वक्त मधुरिका का ख्याल रखता, उसे दिलो जान से चाहने लगा। दोनों में बेइंतहा मोहब्बत बढ़ने लगी। अब मधुरिका हर समय खुश रहती। मधुरिका के बदले अंदाज देखकर उसके घर वाले हैरान थे। एक दिन घर पर उसकी छोटी बहन सुधा ने मधुरिका से कहा, दीदी एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ सुधा, तू इतना घबराई हुई क्यों है? मधुरिका ने उससे कहा। सुधा ने उससे कहा, प्रमोद काका जिस लड़के का रिश्ता लेकर घर आए थे, माँ ने उन्हें मना नहीं किया था। लड़के के फैमिली वाले कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। ये सुनकर मधुरिका के चेहरे का रंग उतर गया, वो घबरा गई। उसने कहा, नहीं मैं ये शादी नहीं कर सकती, अब मेरी जिंदगी में कोई आ चुका है। उसी समय उसकी बहन सुधा ने कहा, दीदी आप जाकर माँ को मयंक के बारे में सब सच सच बता दो। मधुरिका वहां से चली गई और सुधा अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर पालने में सुलाने चली गई। मधुरिका ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ तू क्या कहना चाहती है। उसकी माँ ने कहा, जब आप जानती थी तो आपने इस रिश्ते को मना क्यों नहीं किया? ये जानते हुए मैं शादी नहीं। उसकी माँ बीच में ही बोल पड़ी, तू बहुत जिद्दी हो गई है, इस बार तेरी जिद नहीं चलेगी। आखिर मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ? इतना कहकर उसकी माँ वहां से चली गई। अब मधुरिका के दिल में एक धक्का सा लगा। दूसरे दिन लड़के वाले मधुरिका को देखने आ गए। इधर मधुरिका उदास थी, उसका दिल घबरा रहा था। उसने कई कॉल मयंक को किए मगर फोन बंद था। उसकी आंखें नम हो गई। एक बार फिर से दिल में किसी के लिए दर्द उठने लगा। इधर लड़के वालों का स्वागत किया गया, इधर उधर की बातें हुई। प्रमोद काका भी वहां मौजूद थे। कुछ देर के बाद लड़के के पिता ने कहा, अरे लड़के को सामने तो लाइए, जरा हम भी देखें। मधुरिका की माँ ने कहा, अरे सुधा बेटी जाकर मधु को यहाँ ले आ। तभी लड़का बोल पड़ा, माँ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं मधुरिका से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ क्यों नहीं, शादी से पहले अगर लड़का और लड़की आपस में बात कर लें सही होगा। बीच में प्रमोद काका बोल पड़े। उसके बाद लड़का सीधा मधुरिका के कमरे में गया। मधुरिका कमरे में दूसरी ओर खड़ी थी। जब उसने कमरे में आहट सुनी तो उसका दिल धड़क उठा। उसने सर झुका लिया। ये देख लड़के ने कहा, मधुरिका मैं जानता हूँ तुम्हारी मोहब्बत कौन है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम्हारा उदास चेहरा खिल उठेगा। इस आवाज को सुनकर जैसे ही मधुरिका पलटी और चौंक गई। एक खुशी की लहर दिल में दौड़ गई। उसके सामने उसकी मोहब्बत मयंक खड़ा था। मयंक तुम? मधुरिका ने हैरत से कहा, जी नहीं, मेरा नाम मयंक नहीं, मेरा नाम अजय सिंह है।
मयंक का नाम तो मैंने काल्पनिक तौर से रखा था क्योंकि मैं ये जाहिर नहीं होने देना चाहता था मेरी शादी तुमसे फिक्स हो रही है। मयंक बनकर मैं तुम्हारे प्रति सच्ची मोहब्बत को पाना चाहता था। मयंक ही अजय है ये सभी जानते थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये तुम्हारे लिए एक अनोखा सरप्राइज था। अब तो मधुरिका के चेहरे पर एक प्यारा सा गुस्सा झलक आया। उसने मयंक उर्फ अजय से कहा, यानी तुमने मेरे साथ एक झूठ बोला? अजय ने अपने कान पकड़े और मधुरिका से कहा, सॉरी मधु, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। एक बार फिर राजीव की एक आदत मधुरिका को अजय में दिखी। वो मुस्कुरा पड़ी और अजय से लिपट गई। मन ही मन उसने कहा, राजीव आज मुझे आपका रूप मिल गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।